नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल के सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी और आज फिर हम एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। उस खबर तक जाएं उससे पहले आपको बता दें कि भूचाल तो आया हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक, इस्तीफे से लेकर हवाई यात्रा तक, जमीन से लेकर आसमान तक, सब जगह भूचाल है। हवाई अड्डों पर देखिए आप, भिनक रहे हैं लोग रोटी के लिए, पानी के लिए। कोई कह रहा मुझे मेरा सामान वापस दे दो, मैं चला जाऊंगा। पैसे ले लो, सब कुछ ले लो, अब तो 48 घंटे हो गए हैं यहाँ पांव पटकते। जो मेरा सामान ले लिया वो तो वापस ले लो। एक आज ऐसा वीडियो आया जो विदेश की महिला सीधी काउंटर पर चढ़ गई। क्या होना है इस देश में। इधर भारतीय जनता पार्टी में रद्दो बदल। हमेशा बात बता दें दर्शकों को और अपने साथी संतोष जी को भी बता दें कि जब बुरा वक्त आता है तो सब तरफ से आता है और जब अच्छा वक्त आता है तो सब तरफ से आता है। और ये कई लोग अब तक बता चुके हैं जो विद्वान हैं। विद्वान में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पंडित हैं या किस जाति धर्म के। विद्वान विद्वान ये कह रहे हैं कि 2027 मोदी के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, और उससे पहले सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। 26 आने वाला है, बस 25 का सूर्यास्त अपने अंतिम पायदान पर है। दिसंबर का महीना है। ठीक उसी तरीके से जैसे दिन का चला हुआ सूरज जब जम्मू कश्मीर की वादियों में पहुंच जाता है तो लगता है कि अब छिपा, अब छिपा और अब छिपा। तो दिसंबर का महीना अब छिपा और अब छिपा में चल रहा है। और ऐसे में बीजेपी में मची है उठापटक राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उन बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्षों की, जिनसे तय होता है पूरे देश का मयार, जिनसे तय होता है सरकार, जिनसे तय होता है सिस्टम। खास करके उत्तर प्रदेश, खास करके और कई राज्य हैं, उन राज्यों में अभी बीजेपी अपने अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रही है। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर उठी नाराजगी, इन सब पर चर्चा करेंगे। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज इस देश की एक महान शख्सियत का महापरिनिर्वाण दिवस है और यकीन मानिए कि उनको याद किए बिना भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की, भारत के संवैधानिक ढांचे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जो व्यक्ति उनके नाम का इस्तेमाल करके एक गैर ब्राह्मणवाद मुहिम चलाना चाहते हैं, बस उनके लिए दो तीन चीजों के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी दो तीन बातें याद दिलाना चाहूंगा। संविधान सभा में, संविधान जो बना था ना शिव जी, संविधान सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के का जो आखिरी भाषण था उसके कुछ हिस्से में बस दर्शकों को थोड़ा सा सुना दूंगा, फिर बीजेपी के घमासान पे तो आऊंगा। पहली बात उन्होंने कही कि भारतीयों को किसी भी महान व्यक्ति के पैर में अपनी स्वतंत्रता गिरवी नहीं रखनी चाहिए और उन शक्तियों के साथ उस महान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिससे वह संस्थाओं का नाश करने में सक्षम हो जाए। ध्यान से सुन रहे हैं शिव जी, संवैधानिक संस्थाओं का नाश करने में सक्षम हो जाए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि हम उन लोगों के प्रति आभारी बने जिन्होंने देश के लिए जीवन भर सेवाएं दी, लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा होनी चाहिए। भक्ति या नायक पूजा लोकतंत्र के क्षरण और संभावित तानाशाही के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती है। दर्शक समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। दूसरी बात जो उन्होंने कही, मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि जात पात पंथ जैसे अपने पुराने शत्रु के अलावा आगे हमारे पास विविध एवं विरोधी मानसिकता वाले राजनीतिक दल होंगे। क्या भारतीय लोग उनके मत के ऊपर देश को जगह देंगे या लोग देश से ऊपर उनके मत को जगह देंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना तय है कि अगर ये राजनीतिक दल देश के ऊपर अपने मत को रखते हैं तो निश्चित ही हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। दर्शकों से कहूंगा सोचिएगा। तीसरी बात जो उन्होंने कही, हमारे पास असमानता के सिद्धांत पर आधारित एक समाज है। आर्थिक दृष्टि से हमारे पास एक ऐसा समाज है जहां कुछ लोगों के पास बहुत धन है। ध्यान से सुने दर्शक कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उस समय कह रहे हैं कि जहां कुछ लोगों के पास बहुत धन है वहीं कुछ लोग घोर गरीबी में रहने को विवश है। 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाकर भारत एक आदमी एक वोट और एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को सही ठहराएगा। हालांकि कब तक हम एक व्यक्ति एक मूल्य का सिद्धांत खारिज करते हुए चल सकेंगे? अगर हमें लंबे समय के लिए इसको इनकार करते रहे तो हम
ऐसा हम सिर्फ अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर ही करेंगे। और चौथी सबसे बड़ी बात कि समाज में एकता को लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान इतना ज्यादा था और समाज के लोगों का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाबा साहब बनने में कितना योगदान था, ये अगर किसी को देखना हो तो उनके सरनेम का इतिहास जान ले। ये अगर किसी को देखना हो तो ये भी जान ले कि किस ब्राह्मण नेता ने उनके लिए चिट्ठी लिखी थी एक महाराज को, और उस महाराज के पास जब वो चिट्ठी पहुंची तो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शिक्षा दीक्षा का खर्च कैसे उठाया, और बाबा साहब ने भी वो कर्ज चुकाया। जब जब वो नेता मुसीबत में फंसे, वकील के तौर पर बाबा साहब ने उनका केस मुफ्त में लड़ा। वो नेता कौन सी जाति के थे मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हम कुछ कहेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी, लोग अपने आप सोच ले। लेकिन लेबर के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ और उद्योगपतियों के साथ खड़े होने वाली सरकार को आज प्रधानमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनको याद दिलाऊंगा कि इस देश में श्रम कानूनों की शुरुआत, इस देश में लेबर लॉज को लागू करना, इस देश में मजदूरों के हितों की सुरक्षा करने की शुरुआत बतौर मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। तो याद कर ले उनको। और फिर जो ये लेबर लॉज और मजदूरों को परेशान, हायर एंड फायर, एक उद्योगपति पर सब कुछ छोड़ देना, ये तमाम चीजें जो कर रहे हैं उनको आईना देखना चाहिए। बाबा साहब ने बहुत पहले बता दिया था कि अगर हम नहीं चेते तो देश में ऐसी सरकार भी आ सकती है। अब आगे आते हैं आज के एजेंडे में। एक राजनीतिक बवाल शुरू हुआ, एक बड़ा बवाल शुरू हुआ, और शिव जी मैंने पहले ही कहा था कि ये बवाल थमने वाला नहीं। अब क्या हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को आप बहुत ज्यादा देर तक टाल नहीं सकते। खरमास के खत्म होने के बाद कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद आ सकती है। तो जो राष्ट्रीय पद के दावेदार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार, उनके सामने एक तरह से गाजर लटकाना शुरू कर दिया गया है। और इसमें सबसे पहली नेत्री है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। शिव जी मुख्यमंत्री बना नहीं सकते क्योंकि आलाकमान अपने फैसले को पलटेगा नहीं। अच्छा, आलाकमान एक और बात से निश्चिंत है, उनको पता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक विजय राजे सिंधिया की बेटी है, और भले ही विधायकों का बहुमत वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ हो, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी से किसी भी सूरत में बगावत नहीं करेगी, बीजेपी को किसी भी सूरत में तोड़ेगी नहीं। इसीलिए आलाकमान निश्चिंत है, कम से कम इस फ्रंट पे। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को मोरली डाउन करने के लिए उनके विरोधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजेंद्र राठौर का किस्सा सबको पता ही है। अब सतीश पुनिया का किस्सा सबको पता ही है। राजेंद्र राठौर को तो ओम प्रकाश माथुर के घर जो एक समारोह था उसमें से अपनी गाड़ी में बिठाकर अमित शाह ले गए थे। गए वहां वो 10-11 मिनट ही रुके थे, लेकिन 10-11 मिनट में ही उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को एक संदेशा दे दिया। लेकिन वसुंधरा अभी भी न मानने को तैयार थी न झुकने को तैयार थी। अब एक बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है, उनको संदेशा भिजवा दिया गया कि अब उनको राजस्थान छोड़ना होगा, राजस्थान से बाहर निकलना होगा, राजस्थान की राजनीति में अब उनको हस्तक्षेप नहीं करना होगा, राजस्थान से उन्हें अपने संबंध कुछ वर्षों के लिए खत्म करने होंगे। कैसे खत्म करने होंगे शिव जी? उन्हें कह दिया गया है कि वो जिस राज्य पर हाथ रखना चाहे वो उस राज्य पर हाथ रख दे, उस राज्य की राज्यपाल बनाकर उनको भेजा जा सकता है। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दावेदारी से नाम हटाने का एक नया फॉर्मूला एक तरह से बता दिया गया है कि कहां आप राजस्थान में फंसी हुई है, कहां आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के 24 घंटे सातों दिन मेहनत करेंगी। आप जिस राज्य में जाना चाहे उस राज्य पर हाथ रख दीजिए, हम आपको उस राज्य के राज्यपाल नियुक्त कर देंगे। संतोष जी, क्या उनमें उत्तर प्रदेश भी रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि फिलहाल तो बीजेपी का अध्यक्ष बचाना है शिव जी। जब अपनी गद्दी खतरे में पड़ रही हो तो फिर कोई भी गद्दी हाथ में आते रहे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के घर जो बैठक हुई थी और योगी आदित्यनाथ ने जो 2-3 चीजें कही थी, अभी कुछ दिन पहले हमने उस पर चर्चा की थी, उसमें एक चीज ये भी थी कि आपने मेरे हाथ बांध रखे हैं, मेरे ऊपर बिठा रखा है। अब केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मेरे समारोह में अयोध्या में ना जाए, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन राज्यपाल भी नहीं गए। वो तो संवैधानिक पद है ना, या राज्यपाल को भी मुझसे ही राजनीति खेलनी है। तो उसमें एक शर्त ये भी है कि बहुत हो गया, इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है, थोड़ा सा इनके बारे में भी सोचा जाए, थोड़ा सा आगे पीछे कहीं और टहलाया जाए। एक ही राज्य में रहते रहते हो सकता है बोर हो गई हो। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हंसते हुए अंदाज में कह दिया था। तो उनकी विदाई की गाथा लिखी गई है। हालांकि जो मेरे सोर्स ये बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने अभी तक इसका जवाब ना तो हाँ में दिया है ना में दिया है। अब अंतिम फैसला वसुंधरा राजे सिंधिया को करना है। इस बीच किस्मत के धनी माने जाते हैं एक नेता शिव जी,
जिन्होंने पर्ची खुलवाई थी वसुंधरा राजे सिंधिया से? राजनाथ सिंह। मेरे पीछे इस ही है। देश, हाँ बिल्कुल पीछे ही है, तस्वीर साथ में है। और राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने जितना उनको एक तरह से अपमानित किया होगा, राजनाथ सिंह उस वाक्य को कभी भूले नहीं होंगे। और वसुंधरा राजे सिंधिया को अपमानित करने के लिए राजनाथ को आला कमान ने भेजा था और उनके हाथ से ही पर्ची थमाई। लेकिन राजनाथ सिंह को मैं किस्मत का धनी क्यों कहता हूं? इस देश में आपदा में अवसर ढूंढकर बड़ा नेता बनने का अगर परफेक्ट एग्जाम्पल कोई है तो वो राजनाथ सिंह, सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल। ये वो तस्वीर है, ध्यान से देखिएगा कि कई कोनों को साधते हुए नजर आ रहे थे। इसमें राजनाथ सिंह अपना पुराना हिसाब किताब भी चुकता कर रहे थे और बीजेपी का जो गुजराती लॉबी है उसके मंसूबों को भी एक तरह से वो अमली जामा पहनाते हुए नजर आ रहे थे। भजन लाल शर्मा की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे शिव जी, उनके हटने का कोई सवाल नहीं है। ये बीजेपी आला कमान की तरफ से स्पष्ट हो गया है। अब राजनाथ सिंह पे अब हम इसको फोकस करते हैं। राजनाथ सिंह को मैंने क्यों कहा किस्मत का धनी, हम इसको तस्वीर को हटा सकते हैं। राजनाथ सिंह कल्याण सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री बने, नकल विरोधी अध्यादेश लाए, ऐसा अध्यादेश लाए जिससे बीजेपी गांव गांव में बीजेपी के पैर उखड़ने लगे। याद है आपको, छात्रों को गिरफ्तार किया गया था, हो गई थी, गांव गांव की हालत कितनी खराब हो गई थी, विद्यार्थियों में कितना रोष पैदा हो गया था, अभिभावकों में कितना रोष पैदा हो गया था। उसके बाद संकट का समय आया जब दिल्ली में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी कल्याण सिंह की विदाई चाहते थे। कल्याण सिंह नहीं चाहते थे कि राजनाथ मुख्यमंत्री बने, तो एक पीरियड के लिए रामप्रकाश गुप्ता को बनाया गया, फिर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने। अब राजनाथ सिंह ऐसे मुख्यमंत्री बने शिव जी की भारतीय जनता पार्टी 13-14 वर्षों के लिए यूपी से साफ हो गई। उसके बाद बीजेपी सत्ता में आ नहीं पाई, दिल्ली आए, झारखंड के प्रभारी बनाए गए, झारखंड में ऐसा उन्होंने मुख्यमंत्री को हटाया कि उसके बाद झारखंड की सत्ता से बीजेपी की विदाई हो गई। फिर वो राष्ट्रीय नेता बन गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। 2009 का लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, प्रधानमंत्री पद के दावेदार लालकृष्ण आडवाणी थे। ऐसा शानदार चुनाव लड़ा राजनाथ सिंह ने कि लालकृष्ण आडवाणी हमेशा के लिए पीएम इन वेटिंग रहे। और उससे भी बड़ी बात, 2004 के लोकसभा चुनाव में जिस कांग्रेस पार्टी को 142 सीट मिली थी शिव जी, सिर्फ 142 सीट, उस कांग्रेस पार्टी को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुए लोकसभा चुनाव में 206 सीटें मिली। इतना शानदार प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में की। दोबारा राजनाथ सिंह को अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, बड़े आराम से उन्होंने आडवाणी को किनारे करके नरेंद्र मोदी का साथ पकड़ लिया। अच्छा, नरेंद्र मोदी का साथ क्यों पकड़ा, उसकी एक दिलचस्प कहानी मैं बताता हूं, बहुत कम लोगों को पता होगा। राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार सुधांशु त्रिवेदी, बहुत अच्छे ज्योतिष भी है। ये कहा जाता है, किससे कहानियों में कहा जाता है कि सुधांशु त्रिवेदी ने समझाया कि नरेंद्र मोदी केंद्र में आएंगे, बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा। भाई नीतीश तो पहले ही उनको नहीं मानेंगे, बाद में नीतीश अलग ही हो गए, तो बीजेपी को जब अपने दम पे बहुमत नहीं मिलेगा तो हमें सहयोगी दलों की जरूरत पड़ेगी, और सहयोगी दल जो है वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार करेंगे नहीं। अब नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी को या आडवाणी के गुट के किसी नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार करेंगे नहीं, तो बचा कौन? एक ही आदमी बचे, राजनाथ सिंह, जिनको विपक्षी दल भी पसंद करते हैं, जिनको सहयोगी दल भी पसंद करेंगे, जिनको मोदी भी चाह लेंगे मजबूरी में, और जिनको आडवाणी कैंप भी मजबूरी में चाह लेगा। पता ये लगा कि उसके बाद उनकी क्लास भी लगी। जो राष्ट्रीय महासचिव बनकर आए थे राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली टीम में, गुजरात से अमित शाह, फिर सुधांशु त्रिवेदी लंबे समय तक साइड लाइन होते हुए नजर आए। बाद में समय बदला तो उनको अब राज्यसभा सांसद में बना दिया गया है। वक्ता बहुत अच्छे हैं, शब्दों पर बहुत अच्छी पकड़ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजनाथ सिंह सक्रिय हो गए, बिल्कुल मोदी स्टाइल में। वो जवाहरलाल नेहरू के बारे में अनाप शनाप जो मना रहे हैं वो बोलते जा रहे हैं, फिर बाबर का जिक्र भी कर रहे हैं, महाराणा प्रताप का भी जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात भी कर रहे हैं। ये तमाम जो शब्द है ना, जरा गौर कीजिएगा, ये वही शब्द, हाँ भूल गए, सिंध लेने की बात भी कर रहे हैं, सिंध लेने की बात भी कर रहे हैं। ये वही शब्द है जिस तरह की भाषा नरेंद्र मोदी बोला करते थे 2013 से पहले शिव जी। तो जैसे ही गुजराती लॉबी को लगा कि अरे ये तो दूसरा खेल खेलने लगे हैं, कहीं वो भविष्यवाणी सच तो नहीं हो जाएगी जो सुधांशु त्रिवेदी ने कही थी लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हुए कि भैया राजनाथ सिंह जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनना लिखा है।
तो जैसे ही गुजराती लॉबी को पता लगी, तुरंत उन्होंने खबर उड़वा दी कि भाई सुधांशु त्रिवेदी भी भाजपा अध्यक्ष बनने के प्रबल दावेदार है। ध्यान से सुनिएगा कैसे खबरें, कई जगह खबरें छपी है, कई जगह खबरें दिखाई गई है, कैसे तोड़ा जा रहा है। राजनाथ सिंह के साडू भाई हुआ करते हैं अरुण सिंह, राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है। अब वो राजनाथ सिंह से ज्यादा गुजराती लॉबी के नजदीक हो गए, कार्यालय प्रभारी भी वो है, बीजेपी का जो नया राष्ट्रीय मुख्यालय है। अब राजनाथ सिंह जैसे ही ऊपर उठते हुए नजर आ रहे थे, राजनाथ सिंह जैसे ही चर्चा में आते हुए नजर आ रहे थे, वैसे ही शिगुफा छोड़ दिया गया उनका रास्ता ब्लॉक करने के लिए कि अरे भैया सुधांशु त्रिवेदी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार है, प्रधानमंत्री ओबीसी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको अपर कास्ट का बनाना है, तो ब्राह्मण जेपी नड्डा को हटाओगे तो ब्राह्मण सुधांशु त्रिवेदी आ जाएंगे। तो उनका नाम आ गया, उसी के साथ यूपी भी नाम आना था, तो यूपी में कोई कठेरिया का नाम लेकर आ गया, कोई साध्वी निरंजन ज्योति का नाम लेकर आ गया, कई तरह के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का नाम सामने रखना ये राजनाथ सिंह को संदेश है कि थोड़ा ठहर जाइए महाराज, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला हो जाने दीजिए और इतनी ज्यादा उछलिए मत, क्योंकि पता लगे कि जो आपके पास है वो भी छिन जाए। क्योंकि योगी पूछ लिए हैं हमसे कि भैया यूपी के सीएम से मुझसे कह रहे हो हटो, तो मुझे देने के लिए कुछ है आपके पास कि नहीं? तो योगी के पास देने के लिए तो हमारे पास एक ही चीज है आज की तारीख। रक्षा और फिर हमें नई पीढ़ी को भी एडजस्ट करना है, आपके बेटे को भी हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, राजनाथ सिंह देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं राजनाथ सिंह को बहुत पसंद करता हूँ, डेमोक्रेटिक आदमी है, आप उससे कोई भी सवाल पूछ लीजिए, वो आपकी शिकायत आपके संपादक से करते रहे, ये उनकी एक अच्छी आदत है। टफ सवाल पूछ सकते हैं। अब आपका अजीब कोई अजीब संपादक नहीं है, आप बेहिचक सवाल पूछ लीजिए, अब किसी शिकायत नहीं कर पाएंगे। नहीं, पहले भी नहीं करते थे, वो पहले भी नहीं करते थे, उनसे गजब गजब तरह के सवाल लोगों ने पूछे हैं, वो पहले भी नहीं करते। लेकिन हाँ, भले ही वो बड़े नेता हो, राष्ट्रीय नेता हो, लेकिन मैं तो दो एग्जाम्पल से कहूंगा। गाजियाबाद से उनको लोकसभा चुनाव लड़ना था पहली बार, उनको खुद पे यकीन नहीं हो पा रहा था, वो अपनी क्षमता पे यकीन नहीं कर पाते हैं। तो गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ना था, उनको खुद पे यकीन नहीं हो पा रहा था कि बीजेपी के नेता के तौर पर वो यहां से चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो पता है उन्होंने क्या किया था? अजीत सिंह की पार्टी से गठबंधन कर लिया था और 5 लोकसभा सीटें दे दी थी। शिव जी, अजीत सिंह की पार्टी को 5 लोकसभा सीटें उस जमाने में दे दी थी उन्होंने, किस लिए? सिर्फ एक गाजियाबाद जीतने के, जबकि गाजियाबाद बीजेपी की सबसे सेफेस्ट सीटों में है। उसके बाद वीके सिंह लड़े, वीके सिंह रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आए। लखनऊ चले गए, लखनऊ बीजेपी के लिए एक सेफ सीट अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां उदारवादी मुसलमानों का एक बड़ा गुट है जो बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। वोट कितना देते हैं नहीं देते मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहां पर बीजेपी के खिलाफ वाला माहौल नहीं रहता, जैसा माहौल आप संभल में देखते होंगे या जैसा माहौल आप कई अन्य मुस्लिम इलाकों में देखते होंगे। तो वो लखनऊ पहुंच गए। तो क्षमता से या एक हद से आगे बढ़कर राजनाथ सिंह कभी रिस्क लेते हुए चुनावी राजनीति में नजर नहीं आते। तो अब राजनाथ सिंह थोड़ा सा थम जाएंगे, ठहर जाएंगे, इस बात की संभावना ज्यादा है। अगले 24 घंटे 48 घंटे में देखिए किस तरह के बयान उनके निकलकर सामने आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से जो लड़ाई शुरू हुई है, वो लड़ाई आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, स्पष्ट तौर पर बढ़ती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि या तो इस्तीफा होगा या फिर जांच होगी, और जांच होगी तो फिर अभी तो छींटे पड़े हैं, बाद में पूरे के पूरे कीचड़ जो है वो दामन पे पड़ते हुए नजर आएंगे। बड़ी लंबी गुफ्तगू आपने कर दी है और इस गुफ्तगू में बहुत कुछ आपने बयां कर दिया है, किसकी बचेगी कुर्सी, किसकी हिलेगी, क्योंकि पूरी सरकार हिली घूम रही है। आधी सरकार सरेंडर मोड में। मुझे कभी कभी तो ये लगता है कि राहुल गांधी कहते हैं तो बड़ी सोच समझकर शब्द कहते हैं और वो हर बार लागू होता है। फिर कर गए नरेंद्र सरेंडर, पूरी सरकार सरेंडर कर गई इंडिगो के सामने। एविएशन मंत्री का भी इस्तीफा नहीं ले सकते क्योंकि वो बैसाखी का मंत्री है, तो बैसाखी हट जाएगी। 16 सांसद हैं उनके पास, नहीं तो वो सरकार गिर जाएगी। ऐसे हो गया है कि मजबूरन आदेश वापस ले लिया जो 2002 साल पहले लागू किया था, और फिर भी उसने ये कहा है कि अपनी शर्तों पर 15 तारीख तक हम लागू कर पाएंगे सही सुचारू व्यवस्थाएं। कितना ऊपर नीचे होगा, कितने लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, एक से एक धुरंधर नेता पिछले 3 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। कोई इस देश का सवाल पूछने वाला नहीं है। अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं सुना जाता तो पत्रकार
राहुल गांधी के मुंह में माइक घुसेड़ देते, अब तक 2-4 माइक उनके पेट में भी चले जाते कि बताओ राहुल गांधी, तुम्हारी आंतें बताए, तुम्हारी आत्मा बताए, दिल बताए, क्यों नहीं बना पा रहे अध्यक्ष? किसी की मजाल है? यू पूछ ले भाजपा से, अमित शाह से, वो कहें कौन सा चैनल है, चलो हटाओ इन्हें, नीचे करो यहां से, इनका एडवर्ट सब रोक दो आज ही, इन्हें घुटनों पे ला दो। ये भी कोई सवाल है? हमारी पार्टी, हम जब चाहे तब अध्यक्ष चुने, तुम कौन होते हो, तुम्हारा क्या मकसद है? अब ये दौर आ गया है और फिर भी तलवे चाटने में कोई कोर कसर नहीं आती। आज मैं एक ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट देख रहा था, पत्रकार घर पहुंचे, पत्नी ने पूछी खाना खा के आए हो कि तलवे चाट के आए हो? खाना हो तो कुछ बना दें, तलवे चाट के पेट भर लिया हो तो फिर सो जाओ, हमें भी नींद लगी है। अब इस तरीके से हमारी मजाक बनती है। एक समय जब हम किसी अधिकारी के ऑफिस में घुसते थे तो सीना चौड़ा करके घुसते थे, अब इसलिए धीरे से घुसते हैं कि वो ये न पूछ ले पत्रकार है क्या, दो अभी रुक जाओ। ये हो गया है, तो इसलिए जाना भी बंद कर दिया। जो समझदार पत्रकार वो जाता नहीं है अब कहीं, कोई बुलाए तभी जाता है। मैं अभी एक जगह गया था, वहां कमिश्नरी में एक प्रोग्राम चल रहा था, ढेरों पत्रकार वहां जलेबी छान रहे थे, कोई डोसा छान रहा था, कोई और मिठाई छान रहा था। मैं अपना थोड़ा सा दूर खड़ा था चुपचाप, क्योंकि कोई देख ना ले, देख लेगा तो कोई ना कोई बुला लेगा। वहां के सीनियर अधिकारी की निगाह पड़ी, डीआईजी लेवल के थे, वो आए, यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर चलो। अरे हमने कहा सर हमें पता नहीं था। हमें जब पता ही नहीं है तो उस जगह हम क्यों जाएं? नहीं। अब उन्होंने एक इंस्पेक्टर पोस्ट के व्यक्ति से कहा कि सर को जरा, अब आप अंदाज लगा लो कि जब डीआईजी किसी से कहे कि सर को करा दो तो फिर इंस्पेक्टर की क्या बिसात होगी। चाय पी, तो चाय भी हमने बड़े अलग मन से पी और बड़ा अलग फीलिंग लग रही थी कि कहां फंस गए, और आधा घंटे बाद आते। जबकि कई लोग मुंह बाए खड़े हैं कि एक होमगार्ड के साथ हम फोटो खिंचा लेते और अपनी फेसबुक पे डाल देते कि एक होमगार्ड हमें जानता है, ताकि उस इलाके के कुछ लोग जान जाते, कम से कम होमगार्ड तो जानता है, कोई जरूरत पड़ी तो होमगार्ड ही सिफारिश कर देगा। ये दौर आ गया पत्रकारों का। मंत्री और सरकार तो बहुत बड़ी चीज है संतोष जी, और अब ये सब चीज समझ गए हैं अधिकारी, उसी हिसाब से अब रेपुटेशन बची है, उसी हिसाब से सिस्टम बचा है। तो मंत्री से सवाल करने की औकात बची कहां है? तो कौन पूछेगा कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेगा? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में अध्यक्ष है प्रदेश का बीजेपी का कि नहीं है, आपको पता है? कोई अध्यक्ष का बयान आता है? कोई सांगठनिक काम दिख रहा है पूरे प्रदेश में? जो कुछ है वो धर्मपाल जी हैं, भाई साहब हैं, और भाई साहब अपना जो कह देते हैं वही हो जाता है, वही मीटिंग हो जाती है, वही प्रोग्राम हो जाता है। भूपेंद्र चौधरी कहीं दिखते हो तो बता दो। तो पूरा सिस्टम बताइए, प्रदेश अध्यक्ष को एक संबल विधानसभा का वो जो उपचुनाव था उसका प्रभारी बना दिया प्रदेश अध्यक्ष को ही, कि तुम देखो ये हार गए तो समझ लेना। मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। स्वतंत्र देव थे, वो भी नहीं पता लगे कब थे प्रदेश अध्यक्ष, कब हट गए, कब चले गए। और सत्ता में ये होता है, मुख्यमंत्री ही होता है, प्रधानमंत्री ही होता है सब कुछ। और अगर सत्ता दो जगह होती है तो फिर राहुल गांधी की कांग्रेस का हश्र होता है, जो अभी हो रहा है। प्रधानमंत्री कोई है और सत्ता कोई और चला रहा है, तो फिर यही हश्र होता है। तो अब यह समझना है कि मौजूदा दौर की राजनीति में ये जो उठापटक मची हुई है, इसे कैसे समझा जाएगा। राजनाथ सिंह जो बोल रहे हैं, जो बयां कर रहे हैं, तो उनके अंदर का प्रधानमंत्री जाग रहा है, और उधर कई लोगों का जगह बैठा है प्रधानमंत्री, और जिनका जगह बैठा है वो तुम्हारा कैसे जागने देंगे? जिनका जगह बैठा है, उनका अंदर का प्रधानमंत्री नहीं, ज्योतिष की गणना का सबल, ज्योतिष की जो गणना है वो उनको ताकत देती हुई नजर आ रही है। उनको लग रहा है कि मेरा टाइम अब आने वाला है। सर उन ज्योतिषियों से पूछ लो, नंबर हो तो हमें भी भेज देना, जो तेजस्वी को 18 नवंबर को शपथ ग्रहण करा रहे थे, उनके नंबर भी ले लो। आजकल विदेश में छुट्टी मना रहे हैं, उनके भी नंबर ले लो। तो ये सब चीजें गणना, और वो तो छोड़ दो अंकगणित, कोई किसी सहारे, कोई तलबे चाट के, कोई जी हजूरी करके
क्या कहा था ट्रंप ने, वो क्षमा चाहेंगे पुतिन ने क्या कहा पत्रकार से? आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो पत्रकार से? जब ये कोई कह दे इंटरव्यू में तो इससे ज्यादा कोई दुर्दशा होगी। और अब तो उन्होंने अपना चैनल लॉन्च कर दिया, अब उन्हें खुद रखा जाएगा। ये भी पहली बार हुआ है कि किसी विदेश का चैनल भारत में लॉन्च हुआ है, ये भी पहली घटना है। चलिए इंतजार करेंगे क्या होता है। संतोष जी, हमें भी इजाजत दीजिए। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और शिव जी, एक छोटी सी बात कहूंगा कि भैया अगर वीडियो पसंद आता है तो 2-4 लोगों तक बढ़ा दो, कमेंट कर दो, लाइक जरूर कर दिया करो। हम ये नहीं कहते कि हमसे सहमत हो, आप सहमत हो या असहमत हो, जो भी आपके मन में आता है सभ्य शब्दों में अपने विचारों से हमें अवगत जरूर कराते रहो, ताकि हम भी तो अपने में, अगर हमें हमें आपको लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी है तो हम सुधार करते रहेंगे, हम अलग अलग तरह की चीजें आपके सामने लाकर रखते रहेंगे। लेकिन कमेंट तो आप ही को करता हूं। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।